ओके, तो आज है 2 नवंबर 2023 और आज का हम द हिंदू न्यूज़पेपर डिस्कशन करेंगे। और आज का न्यूज़पेपर का फर्स्ट पेज है और फर्स्ट पेज का कुछ पहले ही आर्टिकल है ये। इसमें जो आपने देखा होगा आजकल इसराइल गाज़ा पे बहुत सारा अटैक कर रहा है। इसराइल है, इसराइल ये कंट्री है। इसराइल कंट्री गाज़ा पे अटैक कर रहा है। अब गाज़ा वाले जाए तो जाए कहाँ, है ना, परेशानी आ रही है उन्हें। तो वो लोग क्या कर रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं। और वो लोग भाग के इजिप्ट जा रहे हैं। इजिप्ट जाने के लिए जो रास्ता है उनके पास, मतलब जो क्रॉसिंग है उनके पास, जिससे वो क्रॉस कर रहे हैं इजिप्ट के लिए, उस क्रॉसिंग का नाम है राफा क्रॉसिंग। इस क्रॉसिंग का यूज़ करके वो लोग क्या कर रहे हैं, गाज़ा से, इसराइल से बच रहे हैं और गाज़ा से निकल रहे हैं और कहाँ पहुँच रहे हैं, इजिप्ट में पहुँच रहे हैं। ये जो राफा क्रॉसिंग है ना, राफा क्रॉसिंग कहाँ पर है, ये है इजिप्ट। ये पूरा इजिप्ट है, ये मैप है इसका। इसमें हम इजिप्ट की बात कर रहे हैं। इजिप्ट, ये पूरा इजिप्ट है। ये लीबिया है, ये सूडान है नीचे, ये पूरा इजिप्ट है। ये भी इजिप्ट है और ये है इसराइल। और ये हल्का सा है गाज़ा। ठीक है, गाज़ा से लोग भाग रहे हैं, गाज़ा से लोग भाग रहे हैं इजिप्ट के लिए। किस क्रॉसिंग की वजह से, राफा क्रॉसिंग की वजह से भाग रहे हैं, पहली चीज़। और ये जो राफा क्रॉसिंग है ना, ये कहाँ पर है, ये इजिप्ट का एक हिस्सा है, सिनाई पेनिनसुला। मतलब ये इस एरिया में आ रहे हैं ना, ये एरिया इजिप्ट का एरिया है, बहुत फेमस एरिया है। इस एरिया को बोलते हैं सिनाई पेनिनसुला। अब ये फेमस किस लिए है, बहुत सारे कारणों की वजह से फेमस है। पहले तो पेनिनसुला है, 3 जगह से पानी में। इसके नॉर्थ में मेडिटेरियन सी है, साउथ में रेड सी है। यहाँ पे इसको बोलते हैं अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं इसको। इसको गल्फ ऑफ अकाबा कहते हैं। और यहाँ से सुइज कैनाल आती है। यहाँ से सुइज कैनाल आपको पता होगा, मॉडर्न स्ट्रीम पढ़ा है आप लोगों ने सबने। ये यहाँ से सुइज कैनाल आती है। ठीक है, तो इसलिए ये चीज़ ज़्यादा फेमस है। तो एंड में हमने क्या सीखा यहाँ पे, हमने ये सीखा गाज़ा, इसराइल इसराइल वाले गाज़ा पर अटैक कर रहे हैं, तो कहाँ भाग के जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं। इजिप्ट जा रहे हैं। इजिप्ट किस क्या क्रॉस करके जा रहे हैं, राफा क्रॉस करके। राफा ही नाम है ना, क्या नाम है उसका, राफा, RAFAH। राफा क्रॉस करके जा रहे हैं। और ये कहाँ जा रहे हैं, इजिप्ट के कौन से हिस्से में जा रहे हैं, पेनिनसुला, सिनाई पेनिनसुला में। सिनाई पेनिनसुला किस लिए फेमस है, सुएज कैनाल है, मेडिटेरियन सी आगे, नीचे क्या है वहाँ पे, रेड सी है। और यहाँ पे क्या है, अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा है यहाँ पे। इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं मेडिटेरियन सी के ऊपर यूपीएससी में। और इस एरिया से हर साल, मतलब ये जो एरिया है ना, मिडिल ईस्ट वाला एरिया, इससे हर साल क्वेश्चन आता है यूपीएससी में। तो प्लीज़ इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सेकेंड न्यूज़ है कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ गया है। कितना बढ़ गया है, 1.72 लाख करोड़ अब हो गया है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाई है, पिछले 10 महीनों से के मुकाबले बहुत हाई है। ठीक है, और ग्रॉस कलेक्शन बैक ऑफ अक्टूबर टैक्स कलेक्शन, बाकी तो कुछ खास नहीं है। बस ये है कि पिछले 10 महीनों में सबसे हाईएस्ट है जीएसटी कलेक्शन ये। अगला है यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज़ लिस्ट। यूनेस्को एक स्पेशलिस्ट बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक बहुत बड़ी बॉडी है, स्पेशलाइज्ड बॉडी है यूनाइटेड नेशन की यूनेस्को। उसने वो बहुत सारे काम करता है, उसमें से एक काम ये करता है, वो एक लिस्ट जारी करता है। जो भी सिटीज़ क्रिएटिव होती है ना, उनकी एक लिस्ट जारी करता है यूनेस्को। ठीक है, यूनेस्को एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, मतलब फेमस, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट एजेंसी है यूनाइटेड नेशन की। बहुत सारे काम करता है, फाउंड 1945 में, और बहुत सारे काम करता है ये। मैन एंड बायस पर रिजर्व वाला काम करता है, बायस पर रिजर्व जानवरों को भी दिखता है।
वर्ल्ड हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल जियो पार्क दिखता है, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज़ दिखता है, और ये एटलस ऑफ वर्ल्ड लैंग्वेज का भी, और इसके अलावा बहुत सारे काम करता है। उन बहुत सारे कामों में से एक काम उसका है क्रिएटिव सिटीज़ वाला काम। ठीक है, वो क्या करता है, क्रिएटिव सिटीज़ की क्या बनाता है, लिस्ट बनाता है। तो अभी उसकी बहुत पुरानी लिस्ट थी, मतलब पहले भी उसने बहुत सारे इंडिया के बहुत सारे जगहों को अपने लिस्ट में इंक्लूड करा है, जैसे श्रीनगर, मुंबई, हैदराबाद, चेन्नई, जयपुर, वाराणसी। वाराणसी को बोलता है क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूज़िक, जयपुर को बोलता है क्रिएटिव सिटी ऑफ आर्ट। ऐसे बहुत सारे सिटीज़ को पहले से इंक्लूड कर लिया। अभी ये न्यूज़ में इसलिए क्योंकि इसने इंडिया की 2 सिटीज़, एक है केरला की कोझिकोडे और एक हमारा मध्य प्रदेश का ग्वालियर, इनको इंक्लूड करा है। कोझिकोडे को एज अ सिटी ऑफ लिटरेचर इंक्लूड करा है। ठीक है, क्रिएटिव सिटीज़ है ना, तो सिटीज़ ऑफ लिटरेचर इंक्लूड करा है। और ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूज़िक, एज अ सिटी ऑफ म्यूज़िक इसने इंक्लूड करा है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने देख लिया यूनेस्को क्या है, स्पेशल एजेंसी यूनाइटेड नेशन की, बहुत सारे काम करता है, ये भी एक काम करता है। इसके अलावा ये बहुत सारे रिपोर्ट रिलीज़ करता है। ये क्या होता है ना, अब आप इसे याद करने बैठोगे तो याद कभी नहीं कर पाओगे, तो अच्छी बात, मतलब आप करो क्या कि अगर करंट अफेयर में ये रिपोर्ट आ रही है ना, करंट अफेयर में, तो ही इसे याद करो। अगर याद करना भी वैसे बैठ जाओगे तो फिर वो याद नहीं होगी। ठीक है, वो तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिख दिया क्योंकि सब लोग लिख रहे थे तो मैंने भी लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, थर्ड न्यूज़ है कि इंडिया में, मतलब रिपोर्ट रिलीज़ करी है रोड मिनिस्ट्री ने, रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। उनने बोला है कि इंडिया में हर घंटे में 19 लोग मर जा रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। समझ में आ रहा है? ठीक है, और ये जो सीवियरिटी है, मतलब ये इतना खतरनाक हो गया है कि द सीवियरिटी ऑफ रोड crashes measured by the number of people killing per 100 accident has increased over the past decade from, देखो एक चीज़ होती है, एक मतलब ये लोग बहुत यूज़ करते वर्ड, द सीवियरिटी ऑफ रोड एक्सीडेंट, मतलब कितना भयंकर हो गया, कितना सीवियर है रोड एक्सीडेंट। तो रोड एक्सीडेंट कितना सीवियर है उसको मेज़र करने के लिए ये लोग क्या करते हैं, 100 लोग जिनका एक्सीडेंट हुआ उसमें से कितने लोग मर जा रहे हैं, है ना, उससे हम क्या कर रहे हैं, ये लोग सीवियरिटी मेजर कर रहे हैं। तो इंडिया में 2012 में जो सीवियरिटी थी वो 28.2% थी। मतलब अगर 100 लोग का एक्सीडेंट हो रहा है तो 28.2 लोग, मतलब 28 लोग मर जा रहे हैं। 0.2 लोग मतलब एवरेज निकाल रहे हैं ना, इसलिए ऐसा हो रहा है। और 2022 में वैसे तो डेवलपमेंट हो रहा है तो कम होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, 36% हो गया। तो सीवियरिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है। हर 100 लोग का जो जिनका एक्सीडेंट हो रहा है उसमें से अब 36 लोग मर जा रहे हैं, 2012 में 28 लोग मरते थे। तो सीवियरिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और इसमें बहुत अलग अलग डेटा दिया है। अच्छा, सीवियरिटी अगर हम दुनिया के अलग देशों से अगर कंपेयर करें ना, तो हमें मालूम चलेगा कि जो चाइना है ना, चाइना में सीवियरिटी क्या है, चाइना में हर 100 लोगों का अगर एक्सीडेंट हो रहा है तो 25 लोग ही मर रहे हैं। और अगर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का देखें तो यूनाइटेड नेशन ऑफ अमेरिका में सीवियरिटी क्या है, क्रैश सीवियरिटी क्या है, 2 है। समझ में आ रहा है? हमारे यहाँ कैश सीवियरिटी क्या है, 36 है, और यूएस में 2 है। तो देख रहे हो कितना अंतर है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग भी इन्होंने, मतलब कुछ अलग अलग और डेटा दिया है इन्होंने। तो ये जो रिपोर्ट है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड हाईवे ने रिलीज़ करी है वेडनेसडे के दिन, इसमें इन लोगों ने एक बहुत खतरनाक डेटा ये दिया है कि जो सबसे ज़्यादा जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं उनमें सबसे बड़ा कारण क्या है एक्सीडेंट होने का, सबसे बड़ा कारण है ओवर स्पीडिंग। 72% जो एक्सीडेंट हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, ओवर स्पीडिंग की वजह से। और जो 72% एक्सीडेंट हो रहे हैं ना ओवर स्पीडिंग वजह से, उसमें से 71% लोग मर जा रहे हैं। ठीक है, अब किस इंडिया का समझ में आ गया, इंडिया के सीवियरिटी रेट क्या है, 36% है। अब इंडिया में कौन सा स्टेट है जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ लोग मर जा रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से, रोड क्रैश की वजह से, वो है हमारा प्यारा उत्तर प्रदेश।
ठीक है, 13% लोग मर जा रहे हैं एक्सीडेंट की वजह से। उसके बाद तमिलनाडु, फिर है महाराष्ट्र। ठीक है, अगली अगली खबर। तो अगर इसकी अगर हम समरी निकालने की कोशिश करें इस न्यूज़ की, तो इस न्यूज़ समरी कुछ ऐसी होगी कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट ने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है। रिपोर्ट में बोला है कि इंडिया में बहुत सारे लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं और हर 19 घंटे में लोग मर रहे हैं। अब हर 19 घंटे, और सीवियरिटी रेट क्या है, 36% है। पहले कितना था, 2022 में 36% है, 2022 में 36% है, और 2012 में कितना था, 26% था शायद, हाँ 28% था, 28% था 2012 में। तो सीवियरिटी क्या हुई है, इंक्रीज़ हुई है पिछले कुछ सालों में। ठीक है, और अगर सीवियरिटी रेट देखा जाए तो अमेरिका का अगर हम देखें तो 2 है, और चाइना का देखें तो 24 है शायद, है ना, मतलब कुछ 24 ही था, हाँ 25 है। ठीक है, 24-25 ये सीवियरिटी रेट, मतलब इंडिया से बहुत कम है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये हो गई कि कौन सा स्टेट नंबर 1 है मतलब एक्सीडेंट में, यूपी, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। ठीक है, अब सबसे ज़्यादा अगर अब एक्सीडेंट हो रहे हैं, एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, और सबसे बड़ा कारण क्या है एक्सीडेंट होने का, वो क्या है, ओवर स्पीडिंग। धूम मचा ले धूम गवा ले। ठीक है, अगला है अवार्ड। ये है राजपूत जी को अवार्ड मिल रहा है। एक है मैडम रोहिणी नायर जी, रोहिणी नायर जी बहुत बड़ी सोशल वर्कर थी। इन्होंने रूरल डेवलपमेंट के लिए बहुत सारा काम करा है। ये इन्होंने प्लानिंग कमीशन में भी काम करा है, इंडिया की प्लानिंग कमीशन में भी काम किया हुआ है इन्होंने, और एडवाइस भी करा है रूरल डेवलपमेंट के लिए। मतलब बहुत बड़ी हस्ती थी। अब इनका देहांत हुआ है 2021 में, तो इनके मतलब इनकी याद में एक पुरस्कार है ना, एक अवार्ड का एक पुरस्कार बनाया है, जिसको हमने बोला है रोहिणी नायर प्राइज़। ठीक है, एक पुरस्कार दिया है, और इस बार ये जो पुरस्कार है ना, ये पुरस्कार हमने दिया है राजपूत जी को। राजपूत जी कौन है, राजपूत जी ने क्या करा है, 6000 ट्राइबल वुमेन की मदद करी है, 6000 ट्राइबल वुमेन की मदद करी है। कहाँ के ट्राइबल वुमेन, छत्तीसगढ़ के ट्राइबल वुमेन की मदद करी है। कैसे मदद करी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के। ठीक है, दीनानाथ राजपूत जी ने 6000 औरतों की, ट्राइबल औरतों की मदद करी है छत्तीसगढ़ में। कैसे हेल्प करी है, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बना के। ठीक है, अब ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, मैं आपको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बताता हूँ। एक होता है प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है, एक लीगल बॉडी होती है। लीगल बॉडी होती है मतलब एक लीगल एंटिटी होती है। कुछ लोग होते हैं आपस में एक साथ आते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब जैसे कोई भी कंपनीज, प्राइमरी प्रोड्यूसर, फार्मर, दूध वाला, और जो भी मतलब जो प्राइमरी लेवल में जो प्रोड्यूस करते हैं ना चीज़ें, उन लोग का एक ऑर्गेनाइजेशन, उन लोगों के बोलते हैं प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब जब ये प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन फार्मर का होगा ना, तो उसको हम बोलेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इट इज़ इन वन टाइप ऑफ प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन वेयर द मेंबर्स आर फार्मर, जहाँ पे जो मेंबर्स हो वो कौन हो, फार्मर हो। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा था, बस्तर जिले में 6000 वुमेन्स को फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ा था, और इट हेल्प्स, और फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे हेल्प करी, इट हेल्प्स वुमेन फार्मर बाय प्रोवाइडिंग देम एग्रीकल्चर एक्सटेंशन सर्विस। एग्रीकल्चर एंड एक्सटेंशन सर्विस मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड सर्विस अवेलेबल कराए, जैसे बिल्डिंग कोल्ड स्टोरेज। कोल्ड स्टोरेज मतलब एक ठंडी फ्रिज टाइप की चीज़ अवेलेबल कराए, जिससे क्या हुआ, जो फसल थी और जो मतलब फ्रूट्स थे जो भी प्रोड्यूस कर रहे थे वो लोग वहाँ पे, वो ख़राब ना हो, इसलिए कोल्ड स्टोरेज अवेलेबल कराया। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल कराया, है ना। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कहाँ पे स्टोर करना है, क्या करना है। कनेक्टिंग दैम विद द नेशनल एंड द इंटरनेशनल मार्केट। अगर आप अपने गांव में अगर आप एप्पल उगा रहे हो, या फिर तरबूज उगा रहे हो, या फिर पपीता उगा रहे हो, उसका असली प्राइस मतलब सही दाम आपको अपने गांव में नहीं मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग उस गांव में पपीता उगा रहे होंगे, है ना।
तो आप क्या करो, उसको नेशनल हाईवे से कनेक्ट कर दिया इन्होंने, और बाहर के स्टेट्स जहाँ पे कम पपीता होता है वहाँ पे सेल करने की कोशिश करी, जिससे क्या हुआ, उसका दाम अच्छा मिला, और उसको इंटरनेशनल मार्केट में भी सेंड करने की कोशिश करी ताकि अच्छा दाम मिला। ठीक है। और फिर हेल्प देम डाइवर्सिफाई इनटू हायर वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। उन्होंने क्या करा, एफपीओ ने, जो एफपीओ बनाया उन्होंने राजपूत जी ने, उसमें क्या करा कि जैसे मैंगो रहता है ना, तो उन्होंने ये बोला कि बस मैंगो मत बेचो, आप बताओ, मैंगो को डाइवर्सिफाई करो, मैंगो के चिप्स बना के बेचो, मैंगो का जूस बना के बेचो डब्बे में डाल के, है ना, मैंगो का अचार बना के बेचो, इसको क्या करो, डाइवर्सिफाई करो। और इससे क्या होगा, आपके जो वैल्यू, जो प्रोडक्ट है ना आपका, आपका प्रोडक्ट अभी मतलब अगर 50 रुपये किलो चल रहा है मैंगो, अगर आपका प्रोडक्ट अभी 50 रुपये किलो चल रहा है, जब आप चिप्स बेचोगे तो आपके प्रोडक्ट की क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। चिप्स बना के बेचोगे तो 100 रुपये किलो बेच सकते हो, अचार बना के बेचोगे तो 90 रुपये किलो बेच सकते हो, जूस बना के बेचोगे तो फिर 150 या 200 रुपये किलो को बेच सकते हो आप। तो इससे क्या कर सकते हो, अगर आपने फूड को डाइवर्सिफाई कर दो तो आप उसे क्या कर सकते हो, हाइयर वैल्यू प्राइस में बेच सकते हो। तो ये सब चीज़ें उन्होंने एफ बना के ये सब फैसिलिटी अवेलेबल करवाई, जिसकी वजह से उन जो 6,000 वुमेंस हैं उनका अच्छा हुआ, उनके साथ मतलब रोज़गार मिला, पैसा मिला, उनका प्रोडक्ट सेल हुआ। तो इसी चीज़ के लिए राजपूत जी को, दीनानाथ दीनानाथ राजपूत जी को अवार्ड दिया गया। कौन सा अवार्ड दिया गया, रोहिणी नायर अवार्ड दिया गया। अगला गोवा है। गोवा में एक सेंचुरी है, महादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और दूसरी सेंचुरी है भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। हमारा जो करंट अफेयर है वो इसके ऊपर है, महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के ऊपर। ठीक है। अब 24 जुलाई को एक जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन्होंने डायरेक्ट मतलब बोला, गोवा टू नोटिफाई महादेवी, गोवा गवर्नमेंट को बोला कि आप क्या करो, महादेवी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरी है आपकी, उसको करो टाइगर रिजर्व बनाओ, वो भी 3 महीने में। ठीक है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को बोला कि आप लोग महादेवी जो सेंचुरी है ना आपके यहाँ पे, ये जो महादेवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसे क्या बनाओ, आप टाइगर रिजर्व बनाओ, उसमें टाइगर रिजर्व बनाओ, है ना। मगर इन लोगों ने बनाया नहीं। उसके बाद फिर क्या हुआ, अभी अक्टूबर 31 की न्यूज़ है, ये जुलाई की न्यूज़ थी या अक्टूबर की न्यूज़ है ये। तो फिर उन्होंने अभी तक बनाया नहीं, तो वाई द गवर्नमेंट इज़ इन द डॉक ऑफ ओवर नोटिफाइंग टाइगर रिजर्व। तो फिर से जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट का आया कि अभी तक इतना बोलने के बाद भी आपने अभी तक क्यों नहीं बनाया। ठीक है। अपन को ये सब नहीं देखना कि लड़ाई नहीं देखनी कि हाई कोर्ट ने बोला था, स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया नहीं, ये सब अपन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि वो जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है उसके अंदर उसकी लोकेशन क्या है, उसके अंदर के जो एनिमल्स हैं वो क्या है, कोई रिवर है तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और ये टाइगर रिजर्व के ऊपर हर साल क्वेश्चन आता है, मतलब फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आते रहते हैं। और आप देखते होंगे कि यूपीएससी में नेशनल पार्क पूछ जाते हैं, ये सब है ना, तो जनरली वही नेशनल पार्क पूछ जाते हैं जहाँ पर टाइगर रिजर्व हो, है ना। तो इसलिए टाइगर रिजर्व को ध्यान रखिएगा। इसके बारे में हल्का सा बताया जाता है कि जो महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ना, उसको टाइगर रिजर्व बनाने की बात बोली गई है, और किस एक्ट के अंदर ये बात बोली गई है ना, गोवा को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर का ये बात बोली गई है। ठीक है। अब उसके बाद महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट हैं कि वेल पोई टाउन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पे बहुत सारे फॉल है, झरने हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। लॉन्ग बिल्ड वल्चर, एक वल्चर होता है, वल्चर मतलब क्या बोलते हैं, गिद्ध, हिंदी में गिद्ध बोलते हैं। लॉन्ग बिल्ड वल्चर फोटो देख लेना आप, इसको क्रिटिकली इंजर्ड स्पीसीज होती है, वो यहाँ मिलती है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। डेसिडियस फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये सब मिलता है यहाँ पे, ये सब इंपॉर्टेंट है, पर ये सब आप याद नहीं कर पाओगे। यहाँ पे फ्लोरा फौना मिलता है, इंडियन गौर यहाँ मिलता है। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये है कि महादेवी में महादेवी रिवर मिलती है, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि इसमें जितना भी सब इम्पोर्टेंट चीज़ है उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि टाइगर रिजर्व बन रहा है। क्या बन रहा है, टाइगर रिजर्व बन रहा है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है। तो टाइगर रिजर्व बनने के लिए कौन सा एक्ट चाहिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। हर साल मतलब हर दूसरे तीसरे साल में कोई ना कोई क्वेश्चन आ ही जाता है एक्ट के ऊपर। ठीक है। अब कुछ दिनों मतलब अब टाइगर बन रहा है, टाइगर रिजर्व,
टाइगर रिजर्व के लिए देखो दो चीज़ें होती हैं। टाइगर रिजर्व है ना, टाइगर टाइगर रिजर्व, अब टाइगर रिजर्व का एक बहुत प्रोटेक्टेड एरिया होता है, मतलब एक कोर एरिया होता है। मतलब अगर ये टाइगर रिजर्व है तो एक एरिया ऐसा होगा जो कोर होगा, जहाँ पे बिल्कुल भी किसी को आने नहीं दिया जाएगा, है ना। तो उस कोर टाइगर रिजर्व को हम बोलते हैं क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट, ठीक है। और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट बनाने के लिए कौन सा एक्ट चाहिए? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट चाहिए और नोटिफाई। अब ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कैसे बनेगा? नोटिफाई जब स्टेट गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्ट ऑफ एक्सपर्ट कमेटी, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के द्वारा ही बन पाएगा क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट। और क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट कब बनेगा? नोटिफिकेशन करेगी जब स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, विद एक्सपर्ट कमेटी। अब एक शब्द होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, एक शब्द होता है क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट। क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है? डिफाइंड ओनली इन द फॉरेस्ट राइट एक्ट। ये किस एक्ट के अंदर होता है? फॉरेस्ट राइट एक्ट के अंदर होता है। नोटिफाइड विद द कंसेंट ऑफ ग्राम सभा एंड अटैच अफिलिएट अफेक्टेड स्टेक होल्डर। गांव की जो ग्राम सभा होगी उसके द्वारा, प्लस वहाँ पे जो रहने वाले लोग होंगे, अफेक्टेड स्टेक होल्डर होंगे, उनके द्वारा डिसाइड होगा कि क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट क्या होता है। अब ये क्वेश्चन आया था यूपीएससी में 2017 में, ये करंट अफेयर में था, फिर 18-19 में क्वेश्चन भी आया था इस पर। तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर आप टाइगर रिजर्व को याद करना चाहते हो तो विकास पीडिया करके है, उसमें आपको लिस्ट ऑफ कोर एंड बफर टाइगर रिजर्व के बारे में मिल जाएगा, और ये मैप भी मिल जाएगा वहाँ पे आपको, इसको देख के आप याद कर सकते हो। थैंक यू।